दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे क्या बोला गया है। यदि ए और बी इकाई सदिश हैं जिनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है, तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करना है कि कितना आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ए इंटू बी क्या होता है। बताइए ए इंटू बी क्या होता है आप मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले पे ये सारी वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, ए और बी इकाई सदिश है, यानी कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो आपको यहाँ पे 60 रखना पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों जब आप सभी लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है एक आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 2 इंटू वन और यहाँ पे कॉस थीटा है। कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है बताइए। कॉस सिक्सटी की वैल्यू दोस्तों होती है 1/2। कॉस सिक्सटी यहाँ पे आ जाएगा तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है ना, तो 1/2 से 1/2 ये यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसे आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, एक ट्रायंगल है। ठीक है, जहाँ पे क्या बोला गया है, उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, जिसके कोण की माप कितनी है, 60 डिग्री है। तो उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके कोण का माप कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, साइन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन रूल अप्लाई होगा, साइन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीजों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ए साइन ए और यहाँ पे लिखेंगे बी साइन बी। इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू को तो मेरे को पता है कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 6 बताई गई है। अपने को बी की वैल्यू को फाइंड करना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी रख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बी की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं बी ही रखूंगा। और साइन बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बस आप सभी लोग का आंसर आ चुका है, आप सभी लोग सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 6 × 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3√2, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी √3/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप सभी लोग इसे जब सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4√3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। और यहाँ पे मैंने आपको जो साइन रूल बताया ना, आपको इसे बस याद रखना है और आपका आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से किसके मूल वास्तविक हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों वास्तविक होने के लिए क्या शर्त होती है, जो आपका विभक्ति पर होता है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेट होता है, इसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो, तभी यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आपको वन बाय वन आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे को इसका आंसर पता है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, 2x² -4 -7x + 6 यहाँ पे लिखा है बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है, ए यहाँ पे है 2, बी यहाँ पे कितना है -7 है, और सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे है 6। तो दोस्तों आप सब लोग मुझे ये बताइए कि विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² -4ac, यही होता है ना। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -7 है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया -4, तो 4 यहाँ पे कर दिया, इसके बाद 2 है, और यहाँ पे कितना है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। तो बस यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, डी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, यानी कि एक जो बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, यानी कि ये जो है ना, ये वास्तविक मूल होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने पर 7 मीटर लंबे रस्सी से एक बंधी हुई है बकरी। ठीक है, वह कुल कितने एरिया को में घास खा पाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, इसके एक कोने पर एक बकरी बंधी हुई है, यहाँ पे एक बकरी बंधी हुई है, तो कितने एरिया पे घास खा पाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वर्ग का चतुर्थांश बन रहा है ना, एक चतुर्थांश खाली बन रहा है ना, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई r²। बस आपको यहाँ पे सिर्फ यही यूज करना है और आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए इसे सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मैंने कर दिया, 22/7 कर दिया। अब दोस्तों आप सभी लोग मुझे बोले कि आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है, 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 × 7 कर दिया। ठीक है, तो बस आप सभी लोग को इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अब इतना तो आप सभी लोग कर ही लेंगे, 38.5 वर्ग मीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि ए बराबर ये हो तो आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² -4 बराबर यहाँ पे 21। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 21 बता दिया गया है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये x² यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा, जहां से अपन x क्या लिख सकते हैं, +-5 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर को 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बाहरी आयाम के फ्रेम पर लगाया जाता है, तो उस तस्वीर का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके चारों चारों तरफ बॉर्डर है। तो आपको यहाँ पे इसे बताना है कि बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर का एरिया, बी फॉर बॉर्डर का एरिया यहाँ पे मैंने लिख दिया। बॉर्डर का एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फ्रेम का एरिया, फ्रेम का एरिया माइनस तस्वीर का एरिया, तस्वीर का एरिया। बस आपको इतने करना था, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रेम का एरिया कितना है, 45 × 30 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 45 × 30, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे तस्वीर का आकार कितना है, 35 × 22 है, तो यहाँ पे मैंने 35 × 22 कर दिया। ठीक है, तो बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये 1350 यहाँ पे आया है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 580 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलें सॉल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइन a + b की वैल्यू कितनी है, 1 बता दी गई है, और cos a - b की वैल्यू कितनी है, 12 बता दी गई है। ठीक है,
बता दें कि इतना आप सभी को लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, आपको ए और बी की वैल्यू को आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी आएगी। ठीक है, यही पूछा गया है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे 12 की जगह 1/2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी बराबर 1। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर 1, यानी कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रही होगी दोस्तों, यहाँ पे 90 रही होगी, तभी तो यहाँ पे वन आ रहा है ना। तो यानी कि ए प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू कितनी रही होगी, 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, तो कॉस कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है दोस्तों, जब कॉस 60 होता है। यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी, 60 रही होगी। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया और यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना। बस आपको यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे 12 लिखा था, तो 12 की जगह आपको 1/2 करना है। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे आप सब लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे 10वें और 7वें पद का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10th पद, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7th पद। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AR 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, AR 6 आ जाएगा। आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, जनरल फॉर्मूला। जैसे एनवा पद अपन यहाँ पे निकालते हैं तो क्या होता है, ARn-1। तो यहाँ पे मेरे 10 पद थे, तो 10 यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी, तो 10 - 1 बराबर 9 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे काट दिया, इसे काट दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा R³ आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो R³ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दोस्तों आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको दूसरे पद पे पहले पद का भाग लगाना पड़ेगा, या फिर तीसरे पद पे दूसरे पद का भाग लगाना पड़ेगा। तो आर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है दोस्तों, आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 रख देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 2 रख देंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप सभी लोग को सॉल्व करने हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि z बराबर 5 हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यू, यहाँ पे क्या लिखा गया है, z लिखा गया है, तो यहाँ पे π/4 हो तो z का आयताकार रूप क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट वगैरह बताया गया है, तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि z बराबर क्या होता है। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। z बराबर होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये होता है ना, तो बस आपको यहाँ पे यही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हुई है, आप बताइए। यहाँ पे आर की वैल्यू बता दी गई है दोस्तों 5, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर π/4 है, तो यहाँ पे cos π/4 जब करेंगे तो cos π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, cos π/4 यानी कि 45। cos 45 की वैल्यू कितनी आती है, √2 आती है। इसी तरह से यहाँ पे i आ जाएगा, और sin 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 45 की वैल्यू भी √2 आ जाएगी। तो बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5√2 1 प्लस आई, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा किससे विभाजित होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दो संख्याओं का दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से डिवाइड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इसे कर लीजिएगा, यहाँ पे यही आंसर रहेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, इसे आप सभी लोग को सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बदले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं दोस्तों, जो आपका समय है ना, यहाँ पे समय कितना है, एक सेकंड, हमने यहाँ पे समय क्या मान लिया है, हमने यहाँ पे समय मान लिया है t। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दूरी यहाँ पे आ जाएगी 10t आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 14 किलोमीटर की दर से चलने लगता है। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, इसके बाद 14 घंटे प्रति घंटे की चाल से चलने लगते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया था, 10t आ गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, आपकी नई दूरी क्या आ रही है, 14t आ रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है, डिस्टेंस से 20 किलोमीटर अधिक चल लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बता दी गई है, 10 बता दी गई है। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10t आ जाएगा, और यहाँ पे बेस तो पहले से ही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, आप मुझे बताइए। यहाँ पे आ रहा है 4t बराबर 20। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 5 घंटे, तो यहाँ पे टाइम आ गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो डिस्टेंस अपने क्या माने थे, डी बराबर क्या माना था, डी बराबर अपन माने थे 10t। तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 10 × 5 बराबर 50 किलोमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गए ना, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिपीट हो गया है, इसे आप सभी लोग को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे एक ही बारी लिखा है। ठीक है ना, ये एक ही बारी लिखा है। आपको ये बताना है कि एफ एक्स साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स का आवर्तकाल क्या होगा, आपको ये बताना है। इसका पीरियड कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आवर्तकाल इनका कितना होगा, आपको ये बताना है। आवर्तकाल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो साइन का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, 2 पाई होता है। कॉस का अपवर्तकाल कितना होता है, 2 पाई होता है। इस तरह से दोस्तों इस फलन का भी जो रहेगा ना, आवर्तकाल कितना रहेगा, 2 पाई ही रहने वाला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक परीक्षा पे एक छात्र 10 प्रश्न दिए हैं, ठीक है, जिनमें से उसे 7 का उत्तर देना है। यदि प्रथम 4 प्रश्नों में से 3 का उत्तर देना अनिवार्य है, तो छात्र के पास कितने विकल्प है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति पे आपके पास दो केस उत्पन्न होते हैं। पहले केस में क्या होता है दोस्तों, आपको पहले 4 में से 3 आपको करना है। पहले 4 में से आपको 3 करना है। इसके बाद आपको जो शेष बचता है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शेष 6 में से आपको क्या करना है, 6 में से आपको 4 करना है। ठीक है, तो ये वाला केस बच रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये वाले फॉर जो आपका क्वेश्चन आया ना, इस पे आपका कॉम्बिनेशन वाला रूल लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहली स्थिति क्या है, एन से, एक सेकंड, पहली स्थिति पे आपका क्या आ जाएगा, पहली स्थिति पे आपका आ जाएगा दोस्तों 4C3, ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति पे क्या आ रहा है दोस्तों, 6 में से 4, यानी कि 3, 6, 4, यहाँ पे ये आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो चलिए इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और 6 - 4 फैक्टोरियल को जो आप यहाँ पे वो करेंगे, इसका अंतर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 4 ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, तो 6, 5, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा।
2 को आप यहाँ पे 1 से लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये फैक्टोरियल कट गया, ये फैक्टोरियल कट गया और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों? अब यहाँ पे बचा है 4 3 5। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इतना आपको क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, अब यहाँ पे दूसरा केस भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहला केस बताया है। अब दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे मैं सेकंड केस देता हूँ। सेकंड केस में क्या होता है, पहले पहले 4 में से 4, पहले 4 में से 4 और शेष 6 में से आपको 3 चुनना है। 6 में से शेष 6 में से आपको 3 चुनना है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा दोस्तों, 4 से 4 यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 से 3 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो एक ही आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं प्रसार कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे फिर से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 2 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये फैक्टोरियल कट गया, ये फैक्टोरियल कट गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले केस में कितना आ रहा है। यहाँ पे पहले केस पे कितना आ रहा है दोस्तों, पहले केस में कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए थे, 60 कर दिए थे। और दूसरे केस में कितने कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे केस में यहाँ पे अपन कर रहे हैं, दूसरे केस पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुल विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल विकल्प कितना आ जाएगा, 20 60 और यहाँ पे 20 कितने आ जाएंगे दोस्तों, 80 विकल्प छात्र के पास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे आप सभी लोग को थोड़ा सा बताने पे दिक्कत कर दिया है। बाकी आप सभी लोग को समझ आ गया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एल्कोहल कितना है, 5x है और पानी कितना है, 4x है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल है, यहाँ पे 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। यहाँ पे क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5x कर लिया और यहाँ पे मैंने 4x कर दिया। इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाते हैं। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो एल्कोहल को मैंने क्या माना था दोस्तों, 5x आना था। x की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे 4 के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आरोही क्रम पे इसे आप व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मध्य का निकालना है और यहाँ पे इसका x का मान निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों मध्य क्या। यहाँ पे आपकी जो मध्यिका रहेगी ना, मध्यिका क्या रहेगी, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म का आपको यहाँ पे माध्य लेना पड़ेगा। x माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई ये आ जाएगा और बटे आपको 2 यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बता दी गई है, 16 बता दी गई है। तो यहाँ पे मैं जब 16 लिख दूंगा तो यहाँ पे x है ना। ठीक है, तो यहाँ से y और यहाँ से y कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे बटे 2 है और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 16 है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 16, यानी कि जो यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू कितनी है, 16 है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका मान क्या रहेगा दोस्तों, इसका मान रहेगा दोस्तों डायरेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, बताइए, इसकी होती है साइन इनवर्स एक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलज आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेता हूँ u बराबर कितना है, साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे मान लिया। v बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डी यू अपॉन
डी भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपको तो यही करना पड़ेगा, डी यू भी अपन डी एक्स, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डी भी अपन डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप सभी लोग निकाल पाएंगे ना। तो जब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स का, एक सेकंड में कर ही देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं डी वाई अपन डी एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टू कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो जब आप इसे वो कर देंगे ना दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या बता दिया गया है, डी वाई अपन डी एक्स बता दिया गया है, यहाँ पे 2x है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कार्बनिक यौगिक में समव्यवस्था क्या प्रदर्शित करती है। तो जो समव्यवस्था होती है ना, आइसोमेरिज में होते हैं, इसमें क्या होता है, समान आणविक सूत्र होते हैं लेकिन भिन्न गुण होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु में जलाने पर नीली लौ देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मीथेन। मीथेन को यदि आप वायु पर जलाते हैं ना तो नीली लौ देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। तो दोस्तों आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एजिस का एक व्हाइट अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिडीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पिरिमिडिन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है दोस्तों, पायरिडीन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएमयू किसके बराबर होता है, आपको ये बताना है। 1 AMU बराबर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो फैलिंग विलयन द्वारा क्या ऑक्सीकृत हो जाता है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा क्षय से क्या उत्सर्जित होते हैं, दोस्तों आपको ये बताना है। तो बीटा क्षय से क्या उत्सर्जित होता है दोस्तों, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बीटा जो क्षय होते हैं ना, बीटा डीके होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपको श्रोडिंगर समीकरण है ना, हल प्रदान कर रहा है। जो श्रोडिंगर समीकरण होता है, किसका हल प्रदान करता है दोस्तों, बताइए। तरंग फलन और संभाव्यता घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर वेव समीकरण है ना, तरंग फलन और संभाव्यता घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला गया है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना है, 26 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक्स का परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे आर्गन। आर्गन का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 3D6, यहाँ पे कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4:2। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं दोस्तों 4। एक सेकंड रुकिएगा और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है, आप सभी लोग को क्लियर है ना। इस तरह से दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। आपको ये बताना है कि 2.5 मोल H2SO4 का मोलर यानी कि द्रव्यमान कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोल और द्रव्यमान संख्या का आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मोल लिख दिया, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोल कितने हैं, 2.5 है, और मोलर द्रव्यमान यहाँ पे कितना है H2SO4 का 98 है। तो जब आप इसे 98 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 245 ग्राम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका क्रिया का कारण क्या है। तो केशिका क्रिया का कारण क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव और संजक बल दोनों है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, जिससे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है शक्ति इंटू समय। ठीक है, शक्ति इंटू समय होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शक्ति इंटू समय। तो यहाँ पे शक्ति कितनी है दोस्तों, 160 है, और यहाँ पे समय कितना है 20 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कार्य यहाँ पे आ जाएगा 3200 जूल आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे हाइट निकालना है ना, तो हाइट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे कार्य लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे भार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्य कितना आ रहा है, कार्य यहाँ पे 3200 आ रहा है, और यहाँ पे भार कितना है दोस्तों लड़के का 40 न्यूटन है। तो यहाँ पे मैंने 40 कर दिया। तो जब आप इस पे भाग देंगे ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 मीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक आदर्श गैस को रुद्धोष प्रक्रम पे संपीड़ित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गैस है, तो आप सभी लोग यहाँ पे गैस लिख देना है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो रुद्धोष प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की सांद्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो द्रव की सांद्रता का SI मात्रक क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पास्कल इंटू सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कण t बराबर 0 पर विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं, तो इसका त्वरण कितना है, 280 मीटर प्रति सेकंड है। तो 2 सेकंड बाद इसका वेग कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी बता दी गई है दोस्तों, यहाँ पे v की वैल्यू बताई गई है, सॉरी a की वैल्यू कितनी बता दी गई है, 280 बता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन को बैग निकालना है ना, बैग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे ए है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ए और टी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बता दी गई है, ए की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है 2t बता दी गई। तो यहाँ पे मैंने dt कर दिया और यहाँ पे मैंने v कर दिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t² और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे v आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आएगा t² प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, t बराबर आपको 0 सेकंड पे देखना है। t बराबर 0 सेकंड पर क्या हो रहा है दोस्तों, v बराबर यहाँ पे c आ रहा है। ठीक है, v बराबर यहाँ पे c आ रहा है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और t बराबर 2 पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, v बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 2 सेकंड बाद यहाँ पे कितना वेग आ रहा है दोस्तों, 4 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, घर्षण बल की दिशा कैसे होती है दोस्तों, घर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है, समांतर तल के समान
संपर्क तल के समांतर और गति के विरोध करने की दिशा में होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनॉल्ड संख्या क्या निर्धारित करती है? तो जो रेनॉल्ड संख्या होती है ना, तो द्रव के प्रवाह को बताती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुल ऊंचाई निकाल देते हैं। कुल ऊंचाई यहाँ पे अपन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 40 सीढ़ियां है ना, 40 सीढ़ियां यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कितनी सीढ़ियां हैं? 40 सीढ़ियां हैं। और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर को यदि अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.15 आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? ऊपर की ओर जा रहे हैं, mgh आ जाएगा। ठीक है, mgh आ जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50 है। g की वैल्यू यहाँ पे 10 है। और h की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है दोस्तों। h की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3000 जूल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3000 जूल यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। तो शक्ति निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? जो आपका कार्य आया है ना, कार्य पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो समय है इसको आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कितना है? 3000 जूल है। और यहाँ पे समय कितना है दोस्तों? यहाँ पे 9 सेकंड है। तो 9 पे आप इसे भाग लगा दीजिए दोस्तों। तो जब आप इसे लगा देंगे ना, कितना आ जाएगा? 33.33 वाट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक तार का यंग प्रत्यास्थ गुणा कितना है? 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर है। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो नया यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक है ना, लंबाई पर निर्भर करता ही नहीं है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है? सिटी स्कैन पे सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। मैंने कई बार ही बताया है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ के आधार काल कितना है? 30 दिन है। तो 90 दिनों बाद पदार्थ का कितना भाग शेष रह जाएगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? एन की वैल्यू आ जाएगा 90/30। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे शेष भाग निकालना है ना। शेष भाग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो 1/2 रहेगा ना, 1/2 पे आपको इसकी पावर कर देना पड़ेगा। तो 1/8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक पाइप के सक्रिय भाग का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, और चौड़े भाग का कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यदि सक्रिय भाग में जल का वेग कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो चौड़े भाग में जल का वेग कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे निरंतरता समीकरण लग रहा है। ये वाला समीकरण यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, A1 V1 और यहाँ पे A2 V2। ये वाले इक्वेशन का यहाँ पे यूज होगा और आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया किस तरह है दोस्तों? पाइप है। तो जैसे आप सभी लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो पाइप होती है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ना, वृत्त के आकार का होते हैं। तो यहाँ पे वृत्त का यूज होगा ना। तो पाइप है, और यहाँ पे व्यास कितना था दोस्तों? 4 था। तो 4 यहाँ पे इसकी डायमीटर कितनी आ जाएगी? डायमीटर यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे V1 कितना था दोस्तों? V1 यहाँ पे बता दिया गया है 8। तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे A2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायमीटर कितना बताया गया है? डायमीटर यहाँ पे 8 बताया गया था। तो 8 का जब आप आधा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको V2 तो निकालना ही है। यहाँ पे मैंने V2 कर दिया। तो पाई से पाई ये कट गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? V2 यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन कितना है, 2 लीटर है। यदि दाब नियत रखते हुए तापमान 127 डिग्री कर दिया जाए तो नया आयतन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि चार्ल्स का नियम क्या होते हैं। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या होता है, V1/T1 बराबर V2/T2, यही होता है ना। तो बस आपको यहाँ पे यही रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे V1 कितना था, 2 था, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री है। 27 डिग्री को आप किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 273 प्लस 27 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। इसी तरह से जो आपने यहाँ पे 127 ना, 127 में भी मैं यहाँ पे 273 को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 केल्विन। इस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे V2 अपने को निकालना है। तो T2 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 400 केल्विन आ गया है, ठीक है। तो V2 को जब आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, V2 को जब आप सभी लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 300 केल्विन है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.67 यहाँ पे आ जाएगा। आप सभी लोग को इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे त्रिया गुणा आप सभी लोग कर लीजिएगा। तो 2.7 लीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सरल आवर्त गति में फेज, कला और विस्थापन के बीच में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। विस्थापन और वेग के बीच में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। तो क्या अंतर रहेगा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, 90 डिग्री का अंतर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वस्तु का वेग कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग ने आवेश का क्वांटिटी करंट पढ़ा ना, तो आवेश के क्वांटिटी करंट क्या होता है, Q बराबर NE होता है, बस ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इसी का यूज करना है और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितने बता दी गई दोस्तों, एन की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है 10 की पावर 12। और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होती है, यही होती ना। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -7। कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस पे रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कितना है, 10 न्यूटन है। यदि उनमें से एक आवेश को दुगना कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, F बराबर Q1 Q2, ये वाले फॉर्मूले को तो आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें से एक बल कितना है, 10 न्यूटन को है, ठीक है। और दूसरे को दुगना कर दिया जाता है। जब आप इसे दुगना करेंगे ना तो ये भी दुगना हो जाएगा, बल भी दुगना हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 10 न्यूटन है तो बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 न्यूटन हो जाएगा, सिंपल सा था। तो ऑप्शन बी से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, आपको ये बताना है। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर KQ/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, K की वैल्यू कितनी है। K की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे हवा को अपन मान लेते हैं, ये यहाँ पे रहेगी। क्यों यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5 माइक्रो कूलम है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 10 की पावर -6 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से यहाँ पे कितना है, आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 मीटर है। तो बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए। जब आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 22.5 किलो वोल्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति ऋणात्मक होती है, जो क्या प्रदर्शित करती है, आपको ये बताना है। तो किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है तो किसको प्रदर्शित करती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतिक कोण का मान किस पर निर्भर करता है। तो कांतिक कोण का मान जो होता है ना, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जो कांतिक कोण होता है ना, देख सकते हो इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया पर निर्भर करते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे क्या बोला है 40 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, आपको ये बताना है। तो प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, v बराबर c अपॉन लेमडा। ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होते हैं 10 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 6, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी है 600 है, 600 nm है। तो यहाँ पे nm है, तो यहाँ पे 10 की पावर मैंने यहाँ पे 9 कर दिया। नैनोमीटर पे 10 की पावर मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, तो मीटर पे कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 × 10 की पावर 14, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, बताइए। तो भारत में एसी मेंस की आवृत्ति होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। तो होपफुली दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो भी मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन बताए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।